जा करके उत्तर प्रदेश से इनको आए हुए 1 महीना से अलग ऊपर हो गया और गांव-गांव में जाकर अपने विचारों को रखते हैं, समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। मैं आमंत्रण करूंगा माननीय अविनाश सर को, जो कि अपनी बातों को रखेंगे। अविनाश सर। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज की जो बैठक हो रही है, ये बैठक जन जागृति के लिए हो रही है, क्योंकि हेलो, आप लोग आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? तो ये जागृति का, ये जो लोग पहले सोचते होंगे आखिर ये बैठक किस लिए हो रही है, ये बैठक करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। तो आज जो हम लोग बोल रहे हैं, आज जो हम लोग यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग करने का मकसद ये है, अगर आज हम लोग ये मीटिंग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा हमें यहाँ पे बैठने भी नहीं दिया जाएगा। आज हमारे पास बैठने का अधिकार है तो हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर नहीं बैठने दिया जाएगा यानी पूरी की पूरी व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बैठ के आपस में जो बाजा लगा के सब सुन रहे हैं, इसका भी अधिकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो जैसे एक जो जिसकी वजह से हमें ये मिला, यानी जिसने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमने उसको पढ़ा नहीं, और जिस आंदोलन की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और हमने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया नहीं, और नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जीना बेकार है, आने वाली पीढ़ी के लिए बेकार हो जाएगा। तो साथियों, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सबको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सबको मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन आप लोग ये सोचिए, 15 अगस्त की जब अंग्रेज नहीं आए थे, यानी अंग्रेज आए तो हमें गुलाम बनाए, जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तो हमारी क्या स्थिति रही होगी, यानी हमारे पास कौन कौन से पावर रहे होंगे, इसका मतलब अंग्रेजों के पहले हम आजाद रहे होंगे। भारत में अंग्रेज आए तो हमें गुलाम बनाए, और आज अंग्रेज चले गए हैं तो आज हमारी स्थिति क्या है। यानी देश आजाद हुए 70-72 साल हो गए, 70-72 साल होने के बाद भी आज हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आज भी हमारे समाज की बहन बेटियां 73 साल के बाद भी सुरक्षित नहीं है। तो ये आजादी कैसी है। तो हम लोग जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे और आजाद भारत में नहीं आने के पहले और आजाद भारत में आज हम लोग आजाद हैं, लेकिन हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, जात पात जो है हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। भारत का जो सबसे बड़ा है राष्ट्रपति में नहीं जाने दिया गया, मंदिर के सीढ़ियों पे जो है उसको। हेलो, आवाज खत्म हो गया साहब? ठीक है, हमारी आवाज अच्छा आ रहा था, बढ़िया आ रहा था। जो देश आजाद हुए 70-72 साल के बाद भी राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति हमारा जब मंदिर में जाता है तो मंदिर के सीढ़ियों पे पूजा करनी पड़ती है, यानी वर्ण व्यवस्था छूत लोग हैं, इसलिए आज भी हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। आजाद भारत के 70-72 साल के बाद। और एक घटना और है, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, मंत्री पद से जब हटाए, मतलब जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ और योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए तो उनकी कुर्सी को गाय के मूत्र से शुद्ध किया गया और पूरे मकान को गंगा जल से शुद्ध किया गया और हवन किया गया। हवन करने के बाद यानी उस कुर्सी पे बैठे, यानी आजादी के 70-72 साल के बाद भी छूत हो रहा है, हुआ ना आज। तो साथियों, अंग्रेज जब नहीं आए थे तो हमारे पास कौन कौन से हक अधिकार थे, हम आपको बताना चाह रहे हैं। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो हमारे पास क्या था, इधर वर्ण व्यवस्था लागू था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि ब्राह्मणों के पास सारे अधिकार होंगे, यानी ब्राह्मण पढ़ेगा, ब्राह्मण पढ़ाएगा, ब्राह्मण पैसा रखेगा और ब्राह्मण जो है लड़ाई करेगा। एक अधिकार उसका कम किया क्षत्रिय का, 2 अधिकार का जो वैश्य है। और जो हम वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र लोग हैं, यानी जैसे बैकवर्ड समाज क्या सोचता है, शूद्र हम नहीं है, शूद्र तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो हैं, लेकिन रियल में जो शूद्र है ओबीसी है। क्योंकि ब्राह्मणों ने जो हमारा शेड्यूल कास्ट का भाई है, इनको जो है शहर के दक्षिण दिशा में बसा दिया था,
इनका तो छुआ भी ब्राह्मण नहीं खाता था। छूने की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे जो हवा है, हमें जब शहर के दक्षिण दिशा में बसाया गया, अगर मान लीजिए जो हवा बहती है तो उसका जो हवा है, हवा तो ब्राह्मण जो है अछूत हो जाता था। और हमारी जो इज्जत रखा, कुत्तों से बेकार रखा। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ किचन नहीं होते थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं होते थे। उस समय क्या होता था, जब हम लोग खाना खाते थे तो खाना जो है, जब खाने के बाद जो थाली होती थी तो एक होता था हमारे यहाँ जो बासन मांजने वाला एक अड्डा होता था, महिलाएं बनाती थी। तो वहाँ क्या होता था, तो बर्तन को वहाँ जब रखती थी तो कुत्ता आता था, कुत्ता को बर्तन में चाटता था, उसकी इच्छा हुई तो बर्तन में पेशाब भी कर देता था। और हमारे समाज की महिलाएं जब जाती थी तो थाली को साफ करती थी। थाली कहाँ रखती थी, किचन में थी। अगर उसी थाली में कोई हमारा शेड्यूल कास्ट का भाई खा ले, थाली कहाँ जाती थी, घर के बाहर जाती थी। यानी कुत्ता थाली चाटे, थाली अंदर गई, और कोई हमारा भाई खाना खा ले, थाली कहाँ गई, नाली में गई। यानी हमारा छुआ भी जो है लोग नहीं खाते थे, इतना हमारी बेकार स्थिति थी। और जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, ब्राह्मणों ने क्या कहा, शूद्रों को सेवा करने का अधिकार होगा। अभी सेवा कौन करेगा, जब जिसका छुआ ब्राह्मण खा नहीं सकता तो सेवा कहाँ से करेगा। सेवा करने का जो अधिकार था, जैसे यादव जी हैं, यादव जी तो ब्राह्मण जी को, पंडित जी को यादव जी दूध देते थे, और जो कुर्मी होते थे वो अनाज देते थे, जो कोयरी होते थे सब्जी देते थे। और उसमें मनुस्मृति में लिखा, क्या लिखा, अगर शूद्रों के कान में ज्ञान का एक भी शब्द पड़ जाए तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दो। और लिखा, अगर ये उच्चारण कर ले तो इनका जीभ काट लो, और अगर देख ले तो इनकी आंखें फोड़ दी जाए। यानी हमें बोलने का भी हक अधिकार नहीं था। अभी उच्चारण करने वाली बात क्या है, मान लीजिए यादव जी पंडित जी के यहाँ दूध देने गए। जब पंडित जी के यहाँ दूध देने गए तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा है, नहा धो के अगरबत्ती लगा रहा है। जब मंत्र पढ़ रहा है तो अगर यादव जी के कान में मंत्र आ गया तो यादव जी ऑटोमेटिक कान में गुनगुनाने लगते हैं। जैसे हमारा एक आकलन क्या है, जैसे हम लोग कहीं गाना बजता रहे, अगर गाने की आवाज हमारे कान में आ गई तो हम लोग उस गाने को जो है गुनगुनाने लगते हैं, जो गाना जो बजता रहता है। तो अगर कान जो पंडित बक रहा है अगर उसकी आवाज हमारे कान तक आई तो हम लोग भी जो है बोलते रहते हैं। यानी अगर हम बोलते हैं, हम गुनगुनाते हैं तो हमारी जीभ काट ली जाती है। और हमने पंडित को बोलते हुए देख लिया तो हमारी आंख फोड़ दी जाती थी। यानी इतना भयानक स्थिति इस देश के जो 3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों ने बनाया। और जब व्यवस्था थी, जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के जो स्थिति थी, आखिर अंग्रेज गुलाम किसको बनाएगा। अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हमें ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया, ब्राह्मणों को गुलाम अंग्रेजों ने बनाया। यानी हम लोग डबल गुलाम थे, पहले गुलाम ब्राह्मणों के थे, उसके बाद अंग्रेजों के थे। तो भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कहा, सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के लिए दरवाजा खोला। इसी देश में जो हमारे समाज की जो पति होते थे, पहले व्यवस्था लागू था, सती प्रथा की व्यवस्था लागू था, नर बल यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ होते थे। अगर हमारे समाज में पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा रहने का हक अधिकार नहीं था। तो क्या होता था, सती प्रथा में पति के साथ में पत्नी को जिंदा पत्नी है तो उसको जिंदा उसमें जो है चिता में पति के साथ जलना पड़ता था। अब जलना क्यों पड़ता था, मान लीजिए पत्नी की जो उम्र है, नई नई शादी हुई है, पति खत्म हो गया और पत्नी के मान लीजिए दोबारा कहीं और शादी करेगी ही। अगर वो अपने इच्छा से अपनी जाति को छोड़ के मान लीजिए दूसरे जाति में शादी कर लिया, क्या हुआ, तो ब्राह्मणों को जो वर्ण व्यवस्था बनाई हुई व्यवस्था है वो टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है गोल व्यवस्था है, सर्किल है, गोल सर्कल है। हमारे लिए कौन सी व्यवस्था बनाई, खड़ी लाइन बनाया। यानी ऊपर ब्राह्मण रहेगा, नीचे क्षत्रिय रहेगा, उसके शूद्र वैश्य रहेगा, फिर हम लोग रहेंगे। हमारे लिए बनाया खड़ी व्यवस्था, अपने लिए बनाया गोल व्यवस्था, यानी गोल सर्किल। जैसे क्या है, अगर यहाँ ब्राह्मण को मारोगे, यहाँ तिवारी को मारोगे, लखनऊ में चौबे को पिराएगा, लखनऊ में चौबे को मारोगे, महाराष्ट्र में जो है मिश्रा को पिराएगा। यानी इनकी जो है आपस में रोटी बेटी की रिश्ता है। तो जो महिला हमारे समाज की जो है, जिसका पति मर जाता है, अगर वो दूसरा शादी दूसरे कास्ट में कर लिया तो हमारा भी रोटी और बेटी का रिश्ता हो जाएगा। तो आपस में हम भी मजबूत हो जाएंगे।
ऐसी व्यवस्था हम ना करें, उसके लिए ब्राह्मण क्या करता था, पत्नी को जो है जिंदा जो है उसमें जलाते थे। तो साथियों, जो सती प्रथा था उसके बाद क्या होता था, जो हमारे समाज में लड़के पैदा होते थे, जो पहला बेटा पैदा होता था, ये हमारे लोग एक कहावत है, अगर पहला लड़का पैदा होता है तो मजबूत होता है। जो पहला लड़का होता था वो मजबूत होता था। तो ऐसा नियम बनाया था ब्राह्मणों ने, लड़का हुआ तो गंगा, जब पहला लड़का जो है गंगा को दान कर दो, यानी गंगा में बहा दो। दूसरा, अगर लड़की पैदा हुई तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दो, पहला लड़का नहीं रखना चाहिए। ऐसा ब्राह्मणों ने परंपरा बनाई। जैसे हमारे घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, जो पहला रोटी होती है, और रोटी जो महिला होती है, कहते बेटा को मत दो, ये दूसरे को दे दो, पहले, ताकि ये पहले लाठी में हमारा बेटा ना गिरे। क्योंकि हमने वो चीज सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी व्यवस्था लागू थी। और एक और व्यवस्था थी, वो जो है हमारे समाज में देवदासी प्रथा लागू था। ब्राह्मण जो है हमारे समाज, जो लड़कियां होती थी, वो मंदिरों में जो है मूर्तियों से शादी कराता था। ब्राह्मण जब शादी कराता था तो मूर्ति क्या करने वाली, मूर्ति कुछ नहीं करती थी। तो ब्राह्मण जो है उससे अत्याचार करता था। फिर जब लड़का पैदा होता तो ब्राह्मण क्या कहता था, इसको हमने थोड़ी पैदा किया, इसको तो ऊपर वाले ने पैदा किया। आखिर आज क्या ऊपर वाला पैदा कर रहा है क्या? जैसे कोई मछली के पेट से पैदा हुआ, ब्राह्मण ने क्या कहा, इसको हमने थोड़ी पैदा किया, तो मछली के पेट से पैदा हो गया, ये तो कुसा से पैदा हो गया, ये तो जो खीर खाने से पैदा हो गया। यानी सही बात, ब्राह्मण के ऊपर आलंछन ना लगे, ब्राह्मण दूसरे के ऊपर जो है आलंछन लगा देते थे। तो इतनी भयानक स्थिति थी। तो भारत में सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने 1848 ईस्वी में इस आजादी के लिए बिगुल फूका। और जब ये लड़ाई लड़ना शुरू किया ज्योतिबा फूले ने, उनके घर से विद्रोह हुआ। आप जब सही काम करोगे, ब्राह्मण क्या कहेगा, आपका बेटा बहुत गलत काम कर रहा है, उसको रोको। यानी धर्म के विरोध में काम कर रहा है। उस समय जो पेशवाई चरम पे थी, ब्राह्मणों ने कहा उनके पिताजी से, गोविंदराव फूले से, कि आपका बेटा धर्म के विरोध में काम कर रहा है। यानी हमको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्योतिबा फूले ने हमको पढ़ाने के लिए काम किया। सबसे भारत के पहले कवि हुए ज्योतिबा फूले। उन्होंने क्या कहा, विद्या भी नहीं मति गई, मत भी नहीं गति गई, गति भी नहीं नीति गई। यानी सारी की सारी समस्याओं का जड़ जो कौन है, शिक्षा है। तो सबसे पहले पहला विद्यालय खोला। विद्यालय का नाम रखा अहिल्याश्रम, 1 जनवरी 1818 में। तो साथियों 1848 में विद्यालय खोला। 1848 से लेके 1956 या 26 जो 1950 तक का जो आंदोलन था, यानी 108 साल का संघर्ष, जो हमारी रियल आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को मिली। कैसे मिली? जब भारत में संविधान लागू हुआ, संविधान के बदौलत हमारे गले में टाई आए, हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पैदा हुए। संविधान नहीं होता तो हमारे भी समाज में बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, चलने का अधिकार भी नहीं था। संविधान के पहले इतनी भयानक स्थिति थी, यानी कुत्ता अगर थाली चाटे तो थाली अंदर जाती थी। कुत्ता भले थे, लेकिन हमारी इज्जत कुत्तों से बेकार थी। किसने रखा था? केवल 3.5% के विदेशी ब्राह्मण। तो साथियों, जब हम संविधान लागू हुआ तो उसमें क्या हुआ, संविधान में यह हुआ कि एक ही विद्यालय होगा, और उसी विद्यालय में चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे चपरासी का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, एक शिक्षा होगा। जब एक शिक्षा होगा तो जो राष्ट्रपति लड़का पढ़ेगा वही हम भी पढ़ेंगे। तो हमारे भी समाज में जो है डॉक्टर, वकील पैदा होंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे, प्राइमरी विद्यालय में पहले मास्टर पंडित जी होते थे। यानी पहले के विद्यालय के पढ़े लिखे 8 पास तक हुए, 8 पास के लोग। और आज जो है BA, BSc, MSc करके रोड पे घूम रहे, नौकरी मिलने वाली नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले पंडित जी, गुरु जी होते थे, हमारे लोगों को ब्राह्मण बहुत मारता था। ब्राह्मण क्या कहता था कि जब से पढ़ोगे कक्का किक्की, तब से जोतोगे 3 हराई। यानी तुम पढ़ाई मत करो, तुम जाके घर में जो है खेत जोतो, जो हमारा जो काम करे वही काम करो। तुम पढ़ लिख के क्या करोगे? कौन सा कलेक्टर बन के क्या उखाड़ लोगे? ऐसा ब्राह्मण दुष्प्रचार करता था। और जो हमारे समाज में जो बेचारे ब्राह्मणों को लाठी खाई, डंडे खाए, ब्राह्मण इतना मारता था कि ब्राह्मणों को लाठी हमारे लोगों ने सहा। जब सहने के बाद हमारे भी समाज में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पैदा होने लगे। जब ये लोग आगे बढ़े तो क्या हुआ, जिस समाज को कभी चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को पता होगा, कभी पंडित हमारे दरवाजे आता है तो हम लोग जमीन पे बैठते हैं, ब्राह्मण कहाँ बैठता है? कुर्सी पे या चारपाई पे बैठता है। हम लोग उसके सामने बैठ नहीं पाते थे।
अभी जैसे बता रहे थे कि ब्राह्मणों की बस्ती में आज भी ऐसी स्थिति है कि ब्राह्मणों की बस्ती में हम जाते हैं तो चप्पल को हाथ में लेते हैं, हम कहीं अगर हैंडपंप को छू लिए तो हमारी जान चली जाती है। और जो है हमारे समाज के लोग अगर मुछ रख लेते ना, मुछ के रखने के लिए हमारे समाज की हत्याएं हो रही हैं। हमारे समाज लोगों को शादी में जब घोड़े पे चढ़ जाते हैं तो घोड़े पे चढ़ने की वजह से हमारे समाज की पिटाई हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? यानी आजादी के 70-72 साल के बाद भी आज ऐसी स्थिति है। तो साथियों, जब पढ़ने का अधिकार मिला, हमारे समाज के लोग भी ब्राह्मण के सामने क्या किया, कुर्सी से कुर्सी लगा के बैठना शुरू किया। जब ब्राह्मण आए तो हमारे लोगों ने उठा ही नहीं। जब नहीं उठा तो पंडित को टेंशन हुआ। टेंशन किस बात की हुई कि अगर एक आदमी शुरू हुआ, ब्राह्मणों को टेंशन हुआ। एक होता पूर्वानुमान, मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग खेती करते हैं, हम लोग जब खेतों में पानी लगाते हैं तो जैसे हम लोग खेतों का जो नाली की जो पानी होता है तो हम लोग क्या कहते हैं ट्यूबवेल वाले से कि भैया आधे घंटे के बाद ट्यूबवेल बंद कर देना, हमारा खेत जो है आधे घंटे में फुल हो जाएगा। कहते हैं ना हम लोग। क्यों कहते हैं कि हमें आकलन हो जाता है कि आधे घंटे के जो रास्ते का पानी है, इस रास्ते के पानी से हमारा खेत जो है भर जाएगा। तो ब्राह्मणों ने आकलन किया कि इनकी जो पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था है, इनको बर्बाद कैसे करे। 92 के पहले प्लान बनाया, पूरे प्लान बना के ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं, पैदा होने कहाँ से हो रहे थे, प्राइमरी विद्यालय से। तो इन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी विद्यालय को सब काम होना चाहिए, यानी खिचड़ी मिलनी चाहिए, वजीफा मिलनी चाहिए, ड्रेस मिलना चाहिए, किताबें मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। जिस मास्टर काम था पढ़ाना, मास्टर को क्या कहा, पढ़ाओ मत, आप बाल गणना करो, जनगणना करो, कितना आलू आएगा, प्याज आएगा, नमक आएगा, मिर्चा आएगा, दूध आएगा, केला आएगा, आप सबकी लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद जब तक बच्चे खाना खा न ले तब तक आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। यानी एक होता है बावर्ची, आप लोग बावर्ची समझते हैं? बावर्ची मतलब खाना बनाने का मेन हेड है, जिसे हलवाई बोलते हैं। एक हलवाई होता है जो लिस्ट बनाता है, एक कारीगर होता है जो कि खाना बनाता है। तो मास्टर को क्या कर दिया, मास्टर को बावर्ची बना दिया। पढ़ाने मास्टर के बजाय क्या बनाया, बावर्ची बना दिया। और उसने नियम निकाला कि 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे समाज जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, वो स्लेट ले जाना भूल जाते हैं, लेकिन प्लेट ले जाना नहीं भूलते। और ब्राह्मणों ने क्या कहा, हमारा समाज जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो पढ़ने के बजाय दिमाग कहाँ रहता है, उसका दिमाग खाने पे रहता है कि खाना कब मिलेगा, कब हमें खाना है। यानी बच्चे का ध्यान कहाँ पे लगा हुआ है, खाने पे। मास्टर का ध्यान कहाँ लगा हुआ है, खाने पे। जो खाने की रिपोर्टिंग जाएगी लखनऊ के जो डिप्टी साहब है, उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, खाने पे। और हमारे घर के जो गार्जियन है कभी नहीं पूछते कि हमारे बेटे को क्या पढ़ा। मान लीजिए किसी दिन खाने में हमारे बेटे को केला नहीं मिला, दूध नहीं मिला, तो लड़का रोते हुए माँ के पास आएगा, गुरुजी जो है हमें केला नहीं दिया खाने के लिए। तो महिलाएं क्या करती है, पुरुष तो काम पे चले जाते हैं, महिलाएं उनका बैग उठाए पास पहुंच जाएंगी, क्या कहेंगी, कहा गुरुजी आज हमारे लड़किया को जो है खाने में केला क्यों नहीं दिया। लेकिन हमारे घर के लोग हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया, या जो आपने होमवर्क दिया था, काम दिया था, क्या मेरा बेटा काम किया कि नहीं किया, क्या आपने कभी इस पे समीक्षा किया। हमारे घर के गार्जियन का भी ध्यान कहाँ रहता है। समाज लोगों को स्लेट के स्थान पे क्या थमा दिया, कटोरा थमा दिया भीख मांगने के लिए। ये प्लान के तहत पूरा किया गया है। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, नहीं लगता कोई BA BSc किया होगा, नहीं लगता है मुझे, सब मजदूर ही लोग होंगे। तो जो बैठे हुए लोग, क्या इनके पीढ़ी कभी डॉक्टर बन पाएगा, कभी वकील बन पाएंगे, कभी बनने वाले नहीं है। क्योंकि वो डॉक्टर बनाने के लिए या MBBS कराने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। किसके पास 1 करोड़ रुपया। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ, जो नियम निकाला कि 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। जब लड़का फेल नहीं होता तो हमारे घर के जो माताएं बहनें होती हैं, वो कभी पढ़े लिखे थी नहीं, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। जब पढ़े लिखे थे नहीं, उनको क्या मालूम लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। 1 से 8 तक जब फेल नहीं हुआ, जब हाई स्कूल का मामला आया तो बोर्ड का एग्जाम हुआ। जब बोर्ड का एग्जाम हुआ, एक बार फेल हो गया तो माँ बाप क्या कहते, बेटा एक बार और ट्राई करो तो शायद दूसरी बार निकल जाओगे। एक बार और ट्राई किया, एक बार और फेल हो गया।
फिर कहता एक बार और ट्राई करो, तो क्योंकि हाई स्कूल में 3 बार का चांस था। जो आदमी तीसरी बार नहीं फेल होता पास होता था उसकी जो हाई स्कूल जो है फॉर्म रद्द होता था। तो जो तीसरी बार जब फेल हो गया तो माँ बाप क्या कहते थे कि बेटा तुम्हारे नसीब में पढ़ाई लिखाई है, तुम अगर बाप किसानी कर रहा है चलो बेटा कल से तुम किसानी करो, तो क्या कहते बेटा कल से तुम अंडा की दुकान लगाओ, मुंबई में वॉचमैनी कर रहा है तो बेटा चल के कल वॉचमैनी करो। यानी जो लड़का आपका डॉक्टर बन सकता था, वकील बन सकता था, क्या बन गया? मजदूर बन गया। वो बना नहीं, उसे प्लान के तहत 3.5% ब्राह्मण बनाए। एक तरफ क्या व्यवस्था बनाया? प्राइवेट विद्यालय, नियम निकाला, सप्ताह में टेस्ट होगा, महीने में टेस्ट होगा, 6 महीने में टेस्ट होगा। एक तरफ टेस्ट की परीक्षाओं की जो है कड़ी लगा, एक तरफ एक भी परीक्षा नहीं होगी। और उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी विद्यालय में 99.9% बच्चे अपने समाज के पढ़ते हैं, SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं, ब्राह्मण का बच्चा उसमें नहीं पढ़ता। क्या इस पे कोई आवाज उठाने वाले हैं? हमारे समाज में आने वाले समय में बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। जो 2 पीढ़ी पहले थी वही 2 पीढ़ी आज भी है। अब हमारे समाज के महिलाओं को पढ़ने के इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ती हैं तो 2 घर को शिक्षित करती है, पहला अपना ससुराल, दूसरा अपना नैहर। इसलिए ब्राह्मणों ने महिलाओं को पढ़ने लिखने से वंचित रखा। ब्राह्मणों ने क्या कहा? प्लान बनाया। क्या बनाया? पंडित ने कहा कि बिना हमारे आज्ञा से तुम जन्म भी नहीं ले सकते हो, मर भी नहीं सकते हो। जैसे पंडित मान लीजिए लड़का हमारे यहाँ पैदा हुआ, ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई कि ब्राह्मण के यहाँ लड़का नामकरण की जो प्रक्रिया बनाई कि पंडित जी से ही नाम रखना पड़ेगा। क्या कहा? ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा तो ज्ञान सूचक शब्द यानी ज्ञान प्रकाश और वेद प्रकाश, बनिया के यहाँ पैदा हुआ तो धन सूचक शब्द यानी करोड़ीमल पन्ना लाल, और अगर ठाकुर के यहाँ पैदा हुआ, छत्री के यहाँ पैदा हुआ तो बल सूचक शब्द यानी अखंड। हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो ब्राह्मण पूछता था, क्या पूछता था कि बताओ लड़का है कि लड़की है? हमारे लोग क्या कहते हैं? पंडित जी लड़का है। तो पंडित कहता था कब पैदा हुआ? कहते पंडित जी बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा लड़का है, बुद्धू राम रख दो। लड़की है, बुधनी रख दो। गोबर के पैदा हुआ तो गोबरी प्रसाद गोबरी रख दो, लकड़ू रख दो, निरहू रख दो, घुरहू रख दो, खरपतवारी रख दो। यानी जैसा नाम वैसा जहाँ पैदा होते थे वैसा हमारे लोगों को नाम रखते थे। ये कोई काल्पनिक नहीं है। आज भी जो बैठे हुए लोग हैं आप उनके नाम है ऐसा ही नाम था। आज तो हम लोग रखते हैं ना, पहले ऐसा हमारा नाम नहीं था। और नाम रखने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा भी चाहिए। कितना चाहिए? 151 रुपया। यानी हमारा नाम खराब रखता भी था, हमसे दक्षिणा भी लेता था ब्राह्मण। और दूसरा कौन सी व्यवस्था बनाई? दूसरा व्यवस्था बनाई कि लड़का तुम्हारा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, लेकिन बिना ब्राह्मण के शादी होने वाली नहीं है। अब मान लीजिए पंडित हमारे यहाँ शादी कराने आया तो क्या हुआ? हमारे लोगों को आज तक ब्राह्मण क्या करता है, कौन सी संस्कृत में मंत्र पढ़ता है, आज तक हमारे लोगों को समझ में नहीं आया। केवल एक ही बात समझ में आया, पता है क्या? स्वाहा। यही है ना? सुहाग मतलब क्या होता है? बात खत्म। आपका जैसे मान लीजिए पासवान बस्ती है, जो भी बस्ती हो, आग लग जाए, कल पेपर में क्या देगा? एक गांव जल के स्वाहा हो गया। और स्वाहा करने के बाद ब्राह्मण जाता है ना। और सीधा का मतलब क्या होता है? हम लोग सोचते हैं सीधा का मतलब आटा, दाल, चावल ये होता है। ये नहीं होता है। मेहनत के न हल चले न चले कुदारी, अब बैठे भोजन दे मुरारी। ब्राह्मण कहता है कि मुझे तुम थोड़े, मुझे तो ऊपर वाला खिला रहा है। आखिर ब्राह्मण को खिला रहा, हमें क्यों नहीं खिला रहा ऊपर वाला? क्या कभी हम लोगों ने सोचा इसकी ये बात? तो साथियों ब्राह्मण हमें मूर्ख, एहसास ना हो कि ब्राह्मण तो हम खिला रहे हैं। अगर एहसास हो जाएगा तो ब्राह्मणों को खिलाना बंद कर दोगे। और साथियों जो ब्राह्मण हमारे यहाँ आता था, जैसे हम यादव बिरादरी से हैं, ब्राह्मणों की व्यवस्था से हम अहीर हैं, तो हमारे यहाँ आता था तो हमारे यहाँ पर जो दूध होता था तो हम लोग जो है ब्राह्मणों को मोटी मोटी साड़ी वाला दूध ब्राह्मण को खिलाते थे। जब ब्राह्मण जब साड़ी का दूध पीता था ढकार मारता था,
उसका गाल देखिए और हमारे लोगों का गाल देखिए। उसका गाल जो है टमाटर के जैसा पेट निकला हुआ है। हमारे लोगों को न गाल का पता होता है न पेट का पता होता है। सही ना? सही है जी। और वो ब्राह्मण जो हमारे यहाँ, उसके बाद क्या, जब खाना बनाने की बात आती थी तो ब्राह्मण कहता था कि सब्जी तुम बना दो, सब्जी बनाने के बाद हट जाओ, नमक हम डाल देंगे। यानी बैकवर्डों को कहता था ऐसा कि आज भी तुम शूद्र है, तुम्हारा बनाया तो खा रहे हैं, लेकिन जो नमक डालने के बाद तुम भी अछूत हो गए। और उसे पूरी कैसे चाहिए? देसी घी में उसे पूरी चाहिए। डालडा का घी, डालडा का जो है ब्राह्मण जो है पूरी नहीं खाता था, देसी घी में ब्राह्मण पूरी खाता था। खिलाया ना हम लोगों ने ब्राह्मणों को। जब हम लोगों ने ब्राह्मणों को खिलाया, ब्राह्मण मजबूत हुआ। जब मजबूत हुआ तो पिटाई किसकी करेगा? खिलाने वाला करेगा ना। आज हमारी पिटाई कर रहा था, हम चिल्ला रहे हैं। खिला के जब हम लोगों को मजबूत किया, पिटाई तो करेगा ही ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को मान करिए। दूसरे ब्राह्मण ने कौन सी व्यवस्था बनाई? लड़का मान लीजिए तुम्हारा शादी ब्याह करा दिया, जब घर बनवाया तो गृह प्रवेश की बात आती है। यानी बिना ब्राह्मण की आज्ञा से गृह प्रवेश कराता नहीं होती। समझ रहे हैं? रखता है ना ब्राह्मण। क्या कहता है? गोबर नहीं, एक गणेश है। गोबर को, यानी एक पढ़ा लिखा आदमी को, डॉक्टर को, इंजीनियर को ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण रखता है थर्मामीटर, नापता है कि नहीं गुलाम है। गोबर रखता है, डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब ये गणेश है, और डॉक्टर साहब जैसे ही कहते जी पंडित जी गणेश है, तो डॉक्टर समझ लिया अभी ये गधा है। डॉक्टर से पूछे कि क्या जो मल मूत्र है, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का हो, कभी उसमें गणेश हो सकते हैं क्या? लेकिन हमारे लोग अनपढ़ ब्राह्मण की बात मानते हैं। अनपढ़ ब्राह्मण अगर कह दिया कि गोबर नहीं ये गणेश है, हमारे समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बात मान लेते हैं। क्या आप लोग हमारी बात मानेंगे जो हम कहेंगे? मानने वाले हो आप लोग? हाँ, नहीं मानोगे। हम कहे गोबर को हलवा समझ के पी जाओ, पीने वाले हो? अगर ब्राह्मण को गोबर को गणेश कह रहा था, आप तो मान रहे हो, लेकिन हम आपके ही समाज के हैं, कहें गोबर मत समझो, उसे हलवा समझो और आंख मूंद के पी जाओ, तो कहोगे मूर्ख समझ रहे हो क्या मुझे? तो हमारे लोग अनपढ़ ब्राह्मणों की बात मानते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं मानते। तो साथियों, ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण थर्मामीटर लगा मनाता रहता है कि अभी इनके पढ़े लिखे लोग कितने गधे हैं। आज इन पढ़े लिखे लोगों की वजह से सारी की सारी व्यवस्था बर्बाद हो रही है, लेकिन एक गधे बोलने वाले नहीं है। हमारे अनपढ़ पुरखे सही थे। अनपढ़ पुरखे जो पढ़े लिखे नहीं थे, पहले क्या होता था? बीएसएनएल की कंपनी में गड्ढा खोदने वाले आदमी उसी कंपनी के क्या हो गए? सरकारी कर्मचारी हो गए। खुद तो गए ही गए, 2-4 अपने गांव वालों को भी ले गए। यानी अनपढ़ लोग जो है संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद हमारे गले में आज पढ़े हमारे समाज में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की आंखों के सामने पूरी व्यवस्था बर्बाद हो रही है, लेकिन पढ़े लिखे लोग बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, लिखे पढ़े लोग हैं। तो हम लोग ये बात समझने की व्यवस्था बनाई कि तुम्हारे पिताजी मर गए, मरने के बाद जब स्वर्ग जाने की बात ना, हमारे आज्ञा से ये स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारे लोग सोचते होंगे स्वर्ग में बहुत बढ़िया कमरा बना होगा, एसी बनी हो, एसी लगी होगी, हमारे पिताजी जो है आराम से जाके एसी में जो है रहेंगे। यही सोचते हैं ना हम लोग। आखिर जिन ब्राह्मणों ने हमें हमारे यहाँ इज्जत कुत्तों से बेकार रखी, क्या वो ब्राह्मण चाहेगा कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाके रहें? चाहेगा वो हमें ब्राह्मण चूतिया बनाता है, मूर्ख बनाता है कि इनको जो है स्वर्ग की लालच देख के हमसे क्या लेता है? जो हमारे पिताजी उपयोग करते रहते हैं वो जो है ब्राह्मण हमसे लेता है, मूर्ख बना के। खटिया लेगा, मछिया लेगा, लोटा लेगा, चारपाई, वो गाय भैंस मांगेगा दूध खाने के लिए, तुम्हारे पिताजी जो है ऊपर दूध पियेंगे। एक यादव जी थे, वो यादव जी जो है पहले ब्लॉक प्रमुख थे। तो क्या हुआ, यादव जी हर साल जो है पैसे वाले थे, हर साल अपने पिताजी का श्राद्ध कराते थे और ब्राह्मण को जो है 2 लाख 2.5 लाख का सामान देते थे। जब यादव जी हम लोगों के संपर्क में आए तो यादव जी ने कहा, यार पंडित जी तो हम लोगों से बहुत लूट रहा है, एक बार फिर बुलाते हैं। बिना श्राद्ध के यादव जी ने श्राद्ध कराया,
पंडित जी से कहा, पंडित जी आप लिखो सामान। तो पंडित जी ने सामान लिख दिया, खटिया मचिया जो भी कुछ था 1-1.5 लाख का सामान लिख दिया। यादव जी जितना पंडित जी ने सामान लिखा सारे के सामान सारा सामान लाए। लाने के बाद बैठ गए, पंडित अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। यादव जी बगल में एक लाठी रख लिया बढ़िया तेल लगा के। जब रख लिया बगल में तो पंडित जी जब पूरा कार्यक्रम शुरू खत्म कर दिया, यादव जी ने कहा, पंडित जी आपको हम काफी दिन से देते चले आ रहे हैं, इस बार भी दे रहे हैं, लेकिन अब जमाना डिजिटल का हो गया है। ये जो हम दे रहे हैं हमारे पिताजी तक पहुंच रहा है कि नहीं रहा है, ये थोड़ा वेरीफाई। अब मेरी मोबाइल भी साथ में लेके चले जाओ, पिताजी को दे देना, थोड़ा जी से बात हो जाएगी। जैसे मोबाइल की बात आई कि अब तो मोबाइल देना पड़ेगा पिताजी को इनको, तो यादव जी ने क्या कहा, पता है ना तुमको अहीरों की जैसे लाठी उठाए मारने के लिए पंडित जी जो है यादव जी के पांव में पड़ गए। उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था की वजह से आज हम लोग चले आ रहे हैं। आप कभी ब्राह्मणों को देखो, हमारे समाज जब बुजुर्ग जो 10 साल के बाद जब 60 में आते हैं तो घर पे बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं, इंतजार करते हैं आज मरे कि कल मरे। खिलाते खिलाते मरने का इंतजार करते हैं, कहते हैं अभी हम तो रिटायर हो गए हैं, अब घर ही बैठते हैं और उसके बाद वेट करते हैं कि हमारा कागज कब आने वाला है, कहते हैं अभी लेट है थोड़ा। ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण की जो ब्राह्मण होता है अंतिम सांस तक वो अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करता है। नहीं कुछ होता तो पर्चियां बांटता रहता है, कहता है 10 को बांटो नहीं तो मर जाओगे, 20 को बांटो नहीं तो मर जाओगे। होता नहीं होता है। यानी ब्राह्मण अपनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए आखिरी सांस तक काम करता है। हमारे समाज के लोग मरने का इंतजार करते हैं कि मरे तो मरे कब। दूसरी बात क्या है, यहाँ सब हिंदू लोग बैठे हैं ना, सब हिंदू हैं, सबको पता है। हम आपसे पूछें हिंदू का मतलब क्या होता है? इस्लाम धर्म में संस्थापक मोहम्मद साहब है, जैन धर्म संस्थापक महावीर स्वामी है, बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्धा है, हिंदू धर्म संस्थापक कौन है? तो साथियों हिंदू नाम का भारत में कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू का मतलब होता है, मोबाइल सबके पास है, नेट पे डालिएगा गूगल पे, हिंदू का क्या अर्थ है निकल के आएगा, काला चोर, गुलाम, डाकू। ब्राह्मण हमें क्या कहता है, डाकू हो तुम चोर हो। यानी पहले हमें अछूत बनाया और आज क्या कह रहा है, तुम चोर हो। अगर ऐसे चोर कहेगा कि किसी पासवान जी को कहा पासवान जी तुम चोर हो, तो पासवान जी क्या करेंगे, पिटाई करना शुरू कर देंगे। और थोड़ा सा मक्खन पालिश लगा कहेगा तो खुश हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मक्खन पालिश की बात है। तो हिंदू का मतलब काला चोर एवं गुलाम हो। 1669 ईस्वी में मुगलों ने गाली दिया किसको, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को उसमें जजिया कर लगाया। जजिया कर में क्या कहा कि जो कर देगा जमीन, कर का मतलब क्या होता जो है लगान। आप लोग बैठ रहे, ये खत्म करेगा ऐसा कुछ मामला हो तो समझ रहे हैं। तो जमीन का वसूलने के बाद जो है, जो बेचारे कर दिए वो तो हिंदू रह गए, जो नहीं दिए जैन धर्म बौद्ध धर्म कबूल किए। और ब्राह्मणों ने 800 साल लिखित लेटर दिया मुगलों को कि तुम भी विदेशी हो, हम भी विदेशी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। लिखित लेटर दिया, हम हिंदू नहीं है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में, किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिख के रखा। हिंदू क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि पहले हमें ब्राह्मणों ने 6743 जातियों में बांटा, आज हिंदू के नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है। 3.5% का ब्राह्मण गांव का पंच नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री बनने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन आज 3.5% का ब्राह्मण पूरे देश को चला रहा है ना। इतना ही नहीं, हिंदू के नाम पे, हिंदू का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग एक चीज जानते हो, किराना, आप लोगों ने नाम सुना होगा किराना। एक किराने की दुकान होती है। हम आपसे कहे आप जाओ किराने की दुकान से 1 किलो किराना लेके आओ, तो क्या आपको किराने की दुकान पे किराना मिलने वाला है? आपसे कहे आलू लाओ, नमक लाओ, मिर्ची लाओ, तेल लाओ, तब आपको मिलेगा। किराना जो है कवर है, जो किराने का अंदर क्या है, सामान है। किराना क्या हो गया, कवर हो गया। किराना नाम के कवर से ढका। आपने संतरा देखा है, संतरा होता है,
जब कबर हटाओगे तो फांकी का नहीं जाता। अब जैसे समझो फांकी क्या है, ये जातियां हैं, ढकोगे संतराज क्या हो गया, वो हिंदू हो गया। यानी ब्राह्मण हमें हिंदू नाम की चादर से ढकता है। चादर हम हटाते हैं क्या बनते हैं, अहिर गडरिया कुर्मी काछी चमार पासी कोल धैकार लोहार मिलते हैं। ये ढक दिया तो क्या कहता है, हिंदू बन गए। अब हिंदू का नेता कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया। और जब हिंदू का नेता ब्राह्मण हो गया तो हमारी पिटाई करता है। तो साथियों ये बात समझने की है, हम हिंदू लोग नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो हमें शूद्र बनाया था, आज हिंदू के नाम पे हमें गाली दे रहा है। और दूसरी बात हमने कहा जय मूल निवासी कहा ना शुरू में, तो जो ब्राह्मण यहाँ के हैं, ब्राह्मण भारत के रहने वाले लोग नहीं है, ब्राह्मण जो है विदेशी हैं। विदेशी कैसे हैं, ब्राह्मणों ने किताब लिखा, नेहरू ने किताब लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिख के रखा। अभी आपके बीच में इसकी चर्चा हुई थी, डीएनए का किताब में लिखा इसकी हम लोग जो है यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं। अगर हम लोग किसान लोग हैं, किसान खेती, अगर हम खेती की भाषा में आपको समझाए, एक होती है लाल बाली गेहूं, गेहूं तो हम लोग बोते हैं ना, गेहूं में एक लाल बाली होती है, एक जो होती है सफेद बाली होती है। अगर हम लोग लाल वाली बाली को बोए तो कैसा बाली निकलेगा, लाल ही निकलेगा ना। अब काटेंगे फिर तो लाल ही निकलेगा। तो जो जैसी बाली है, बाली जो गेहूं तो लाल है बाली है, लेकिन उसका जो नस्ल है, हम लोग कौन सा बीज कहते हैं ना उसको, ब्लैक का जब बीज आता है वो अलग किस्म का होता है, हाँ हाइब्रिड बीज का होता है। यानी जो ब्राह्मण है इनका जो डीएनए है यूरेशिया के रहने वाले, हमारा शकल देखो कहीं मिलने वाला नहीं है, उनका शकल अलग से देखता है, यहाँ पंडित है। जैसे क्या है, कुत्ता आपने देखा, कुत्ता एक कुत्ता होता है, देसीवा कुत्ता होता है, एक होता है हम लोग क्या कहते हैं, ये विलायती कुत्ता है। ये कौन सा है, ये देसी कुत्ता है। कुत्ता विलायत पैदा होने नहीं गया था, पैदा कहाँ हुआ, वो भारत में ही हुआ, लेकिन उसकी जो नस्ल है वो कहाँ की है, विलायत यानी विदेश की है, यूरेशिया की है। उसी तरह ब्राह्मण है, ब्राह्मण पैदा यहाँ हुए, लेकिन जो इसका नस्ल है, ब्राह्मणों का जो नस्ल है यूरेशिया का है, यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है। तो साथियों आप लोगों ने एनडी तिवारी का नाम सुना होगा, सुना ना आप लोगों ने। एनडी तिवारी का भी डीएनए टेस्ट हुआ, जिसके माध्यम से पता चला डीएनए जो 21 मई 2001 की रिपोर्ट है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं। माइकल बामसाद ने टेस्ट किया, चेक करने के बाद, क्योंकि उन्होंने सोचा पूरे भारत में जाति व्यवस्था नहीं है, ये पूरे मतलब विश्व में जाति व्यवस्था नहीं है, ये भारत में ही क्यों है जाति व्यवस्था। तब चेक करने के बाद इंग्लिश पेपर ठाकुर जो वैश्य लोग हैं, इनका डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता है। हमारा समाज हिंदी पेपर तो पढ़ता नहीं है, इंग्लिश पेपर पढ़ने की बात तो बहुत दूर है। अगर हिंदी पेपर में आया होता तो शायद हम लोग जान गए होते। तो साथियों अभी वर्तमान में चुनाव है, ये बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेना चाहता। साथियों चुनाव है, और हमारे माँ बाप की वजह से, गलती की वजह से हमारे बेटी और हमारे भाई उसके जो है जिम्मेदार होते हैं। गलती कौन करता है, माँ बाप, और उसका दोषी कौन होता है, तुम्हारा भाई होगा। कैसे होगा, वोट हम बेच देंगे तो हमारी बहन का बलात्कार होता है, फिर हम लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाने के बाद क्या होता है, जब वोट बेच ही दिया, विधायक सुनेगा क्यों, विधायक क्या कहता है, अरे आपने मुझे फ्री में वोट थोड़ी दिया है, फ्री में नहीं दिया है, पैसे लेके वोट दिया है आप लोगों ने, तो हमारा काम कौन करेगा। एक तरफ हमारा भाई बेरोजगार हो रहा है, एक तरफ जो हमारी बहन साहब बलात्कार हो रहा है। तो आपके दरवाजे वोट मांगने कोई भी आए, कोई भी वोट मांगने आए, तो आप लोग सीधी से एक बात बोलिए कि हम वोट आपको देंगे। 70 साल से वोट देते चले आ रहे हैं। साथियों जो वोट देने का जो हमें हक अधिकार मिला, बाबा साहब अम्बेडकर साहब बहुत कठिनाई से लड़ने के बाद तो हमें वोट देने का अधिकार मिला। वोट का कीमत किसी को राजा बनाने का होता है, और ना दो तो भिखारी बन जाएगा, बहुत बड़ी ताकत होती है वोट में। जब बाबा साहब वोट दे के, जब वोट का अधिकार लेके आ रहे थे, एक ब्राह्मण बैठा हुआ था, तो ब्राह्मण मुस्कुराया, कहा कि बाबा साहब हंसते हुए बाहर निकले। तो ब्राह्मण ने क्या कहा बाबा साहब से, बाबा साहब आप जो है मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा मैंने रानी के पेट का नसबंदी कर दिया, अब रानी के पेट से लड़का पैदा होगा और राजा नहीं बनेगा।
अब जो राजा बनेगा हमारे लोगों के वोटों से राजा बनेगा। हमारे लोगों की जनसंख्या अधिक है। तो ब्राह्मण ने कहा, बाबा साहब तुम्हारे लोग गरीब है, लाचार लोग हैं, तुम्हारे लोग तो दारू पे वोट बेच देते हैं, कपड़े पे वोट बेच देते हैं। बाबा साहब ने कहा, हमारा समाज जब तक वोट की कीमत नहीं समझता तब तक समझ लो हमारा समाज लाचार है। लेकिन जिस दिन वोट की कीमत समझ गया, तुम 3.5% ब्राह्मणों की क्या स्थिति होगी हम उसका आकलन नहीं कर सकते। यानी तुम्हारी औकात नहीं रहेगी। तो हम लोग कितने वोट बेचते हैं? 500 रुपए वोट बेचते हैं। दारू पे वोट बेचते हैं ना हम लोग, एकदम बेचते हैं साथियों। 500 रुपया कितना? 5 साल 500 रुपया, 5 साल का 500 रुपया, 1 साल कितना हुआ? 100 रुपया 1 साल का। अगर आप जोड़ोगे एक जिद्दी चवन्नी भिखारी भी नहीं लेता। लेकिन हम लोग चवन्नी में वोट बेचते हैं, फिर हमारे बहन बेटी से बलात्कार होता तो हम क्या चिल्लाते हैं? हमें अपने वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। कांसी राम साहब कहते बहन बेटी की इज्जत बेचने के बराबर है। लड़े कौन लड़े? रामविलास पासवान जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। रामविलास पासवान जी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि आज भी उनको कहते थे ऊपर आसमान नीचे पासवान। कहते नहीं कहते थे? जो उनका मिशन था पूरा होगा नहीं पूरा होगा? साथियों हमें ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, हमारे दरवाजे कोई वोट मांगने आए उससे ना पैसा लो ना दारू लो, क्योंकि पूरी जिंदगी अपने पैसा दारू पी सकते हैं तो 1 महीना और पियेंगे। अपने पैसा से पियेंगे ना, हम उसके सामने क्यों उसका पैसा क्यों मांगे हम? और दूसरी बात है, कोई विधायक आपके दरवाजे आए उससे पूछिए कि हम आपको 70 सालों से वोट दे रहे हैं, आप ये बताओ कंपनी विद्यालय अस्पताल यानी जमीन भी जा रहे हैं, जब सारे बिल पास हो रहे थे तो आप विधायक जी ये बताओ कर क्या रहे थे? जब पूछोगे ना विधायक जी या तो रुकेंगे तो भाग जाएंगे। फिर विधायक जी कहेंगे कि इस बार हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो आप लोग कहिएगा भरोसा खत्म हो गया विधायक जी, अब भरोसा नहीं रहा। अब हमें आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दो कि आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दो कि हम ये काम करेंगे, तभी आपको वोट दे दोगे। तो आप नहीं है क्या? आप लोग पूछने वाले हो ऐसा? आप लोगों को पूछ, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने का मामला है। आने वाली पीढ़ी हमारी गूंगी और बहरी पैदा होगी, उसके जिम्मेदार हम होंगे। क्योंकि आज हम लोग महापुरुषों के मूर्तियों पे माला चढ़ाते हैं ना, हमारे मूर्तियों पे क्या चढ़े पता है? जूता चढ़ेगा, जूता का माला ढूंढेंगे और चढ़ा देंगे। कहेंगे इतने नालायक निकले, जो हमारे बाप ने दिया उसको बचा नहीं पाए। जब बर्बाद हो रहा तो कहाँ बैठे थे? तो स्थितियां बहुत खराब होने वाली है। तो आप लोग जो है, कोई भी नेता दरवाजे आए लिखित मांगो, बिना लिखित के वोट उनको नहीं करना। जो पार्टी स्टाम्प पे लिख के देगी आपको उसी को वोट देना है। समझ रहे हैं? क्या होगा? हम लोग सोचते हैं कि कोई नई पार्टी आएगी, उसका कोई लहर नहीं होगा, हमारा वोट खराब हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं ना कि कभी भी वोट खराब नहीं होता। आज 3.5% का ब्राह्मण है, 3.5% ब्राह्मणों का 4-4, 5-5 राष्ट्रीय लेवल। परसेंट कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है बताइए? कोई है? बीएसपी थी, उसका भी मान्यता रद्द हो गई है, लेटर उनको भी आ गया है। और ईवीएम के माध्यम से हमारे वोट जो है बेचे जा रहे हैं, वोट जो हमारा खत्म हो रहा है देने का अधिकार। यानी कोई नेता बोलने वाला नहीं है, कोई भी ईवीएम के ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर ईवीएम पे कोई आवाज उठाया तो दुनिया डरती है चुनाव आयोग से, दुनिया डरती है चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग डरता है केवल वामन मेश्राम साहब से। चुनाव आयोग को भी डर लगता है वामन मेश्राम से, वामसेप से। लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने केस किया था। क्या केस किया था? ईवीएम में घोटाला हुआ, कोई पार्टी ने केस नहीं किया, हम लोगों ने केस किया। उस पर निर्णय आया। निर्णय क्या है? जो वीवीपीएटी मशीन लगती है ना, उसकी वो भी वामन मेश्राम साहब की वजह से आई है। तो हम लोगों को जो पार्टी हमारी बात करे, जो लिखित स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, ये मत समझिएगा कोई नई पार्टी आई है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था? पहले नेता हम लोग चुनते थे, आज नेता मीडिया चुनती है। आज नेता ऊपर से आते हैं, हम लोग नहीं चुनते। हमको जो दे देंगे। आज जो चुनाव होता है जातियों के नाम पे चुनाव होता है,
धर्म के नाम पे चुनाव होता है। पहले नेता हम चुनते थे, अब नेता जो ऊपर से दे देंगे हम लोग उसको अपने बिरादरी, वो आता है क्या कहता है, भैया तोरे बिरादरी कहीं वोट दे दे। जब वोट ले लेता है, जब पार्टी में होता है, जीतने बाद क्या कहता है, मैं तो पार्टी का गुलाम हो गया। यानी संविधान भी चलाया गया, 131 सांसद थे रिजर्व सीट से चुने गए, किसी ने बोला नहीं। बोला किसी ने क्या? तो हम लोगों को जानकारी चाहिए, बिना जानकारी किए बिना बोले कुछ होने वाला नहीं है। तो जो पार्टी आपको स्टाम्प पे लिख के दे, आप लोगों को उसी को वोट देना है। साथियों, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और लास्ट में एक बात और कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जिसका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो हम लोग चलते हैं, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ने का जो मामला है, हम लोगों को प्लान चल रहा है। प्लान क्या है? जैसे क्या है, हम लोग प्लान क्या बना रहे हैं, 6 लाख गाँव है, 6 लाख गाँव में से एक गाँव से 50 आदमी को निकालना है। तो एक गाँव से 50 आदमी आराम से निकल सकते हैं। एक गांव से 50 आदमी, कम से कम 50 और अधिक से अधिक 250 आदमी। अंग्रेज गए 3 करोड़ से, और अंग्रेज है, इनके लिए 5 गुना आदमी यानी 15 करोड़ लोगों आदमी को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो हम लोग रोड और रेलवे को जब जाम करेंगे तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम है, जब प्लेन जाएगी नहीं विदेश में, तो एक नियम क्या है, कोई विदेशी किसी देश में जाके रह सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन उनके लोगों पर राज्य नहीं कर सकता। जब हम लोग ब्राह्मण से कहेंगे, ब्राह्मण अगर यहाँ रहना है तो रहो, अपना हिस्सा ले लो, रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और नहीं रहना है तो चांद पे कोई जमीन देख लो, अभी चांद पे जमीन मिलना शुरू हो गया है, अगर मिलती आप चांद पे जा सकते, कोई आपत्ति नहीं है। तो जो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, अब आप लोगों को होगा कि स्टाम्प पे लिख के देगा कौन, ये भी होगा ना। तो स्टाम्प पे जो लिख के देगा वो आपके बीच में आएगा, तो आप किससे चर्चा करेगा, और वो स्टाम्प आप अपने पास रखिएगा। रखने के बाद कोई प्रत्याशी आपके पास आए उसको दिखाइएगा, आप ऐसा देने वाले हो क्या, पूछिए, उसको दिखाइए कि हम आपको ही वोट देंगे, खुला वोट देंगे, लेकिन ऐसा लिखित आप मुझे 100 रुपए की स्टाम्प पे लिख के दे दो, आपको हम वोट दे देंगे। अगर आप लोग ऐसा करोगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय मूल निवासी।